नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर से। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने कार्यक्रम 30 का दम में, जिसमें पॉलिटी के सवालों के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तो पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बेसिक फीचर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बेसिक फीचर 2, प्रियम्बल हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिटीजनशिप कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट 1, 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब यूनियन गवर्नमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में किसी भी संशोधन के लिए केवल संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कि संविधान के अलग अलग भागों में संशोधन के लिए अलग अलग प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के बहुमत की बात की गई है, विशेष और अति विशेष बहुमत। और जिन जगहों पर साधारण बहुमत की आवश्यकता है वहाँ पर साधारण बहुमत लिखा गया है। तो किन किन चीज़ों के लिए साधारण बहुमत चाहिए, तो इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में चेंज के लिए हमें साधारण बहुमत नहीं विशेष बहुमत की आवश्यकता है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, इसमें भी विशेष बहुमत की आवश्यकता है। संसद में कोरम और राज्य विधान परिषद का निर्माण, ये दोनों विषय हैं जिसके लिए हमको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो किन विषयों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है, तो इसमें 3 और 4 शामिल है। हमारा सही उत्तर है 3 और 4 सी। ये विषय जिनके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है वो हैं 3 और 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संशोधन केवल आधे से अधिक राज्यों के और विधानसभा के अनुमोदन से संभव है। विधानसभा के अनुमोदन की आवश्यकता भी अगर पड़ रही है तो ये मामले ऐसे होंगे जो राज्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, बिल्कुल ये 2 वाला मामला तो इसमें आ जाएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसके लिए चाहिए हमको। 7वीं अनुसूची के कोई भी विषय इसके लिए भी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव इसके लिए भी चाहिए। तो 1, 2 और 3 हमारा सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए हमारा सही ऑप्शन है, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन उल्लेखित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, बिल्कुल सही है। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, ये भी सही है। तो दोनों 1 और 2 इसके उत्तर हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है, सही उत्तर आप बी मानकर चलिएगा इसका। तो सही उत्तर है बी, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के 2 तरीके बताए गए हैं। बिल्कुल, विशेष और अति विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकते हैं। 368 2 प्रकार के संशोधनों की बात करता है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई नहीं जा सकते। अगला है, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल सही है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, इसमें वीटो लगाया नहीं जा सकता। सही उत्तर है 1 और 4, बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, बी सही उत्तर है, 1 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है 5वां सवाल, तो बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9वीं अनुसूची में विनियमित सम्मिलित करने वाले संवैधानिक संशोधन को संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल सही। ये वामन राव मामले का डिसीजन है। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का मामला था, जहां पर स्पष्ट कर दिया था कोर्ट ने कि 9वीं अनुसूची में भी अगर कोई विषय शामिल है तो उसको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून को संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने के लिए सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल गलत है। सही उत्तर केवल एक है, ए इसका सही उत्तर है। ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर है ए इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। केवल लोकसभा की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। भारत के संविधान में संशोधन के लिए
विधेयक को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। हालांकि अलग अलग प्रकार के संशोधन अलग अलग प्रकार के बिल पर चाहिए होते हैं, तो ये संशोधन भी कुछ बिलों पर चाहिए होता है, तो केवल 2 को हम लोग सही मान सकते हैं, पर एक बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में जिन पर संसद को साधारण बहुमत से संशोधन के प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति है। यहाँ पर साधारण बहुमत की बात की जा रही है। राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन, ये तो आर्टिकल 3 है, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति, ये साधारण बहुमत से संशोधित होने वाला प्रावधान नहीं है। राज्य विधानमंडल के दूसरे सदन का उन्मूलन, बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है 1, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनें। इसमें कथन और कारण वाला सवाल है। इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करना है हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि कथन सही है या नहीं, उसके बाद आपको देखना है कारण सही है या नहीं, और कथन और कारण दोनों सही हैं तो फिर स्पष्टीकरण पर विचार करना है। कारण के नीचे क्योंकि और बीच में इसलिए लगाना है। चलिए देखते हैं। संशोधन द्वारा संसद संविधान की मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है संशोधन करने की शक्ति में संविधान को निरस्त करने की शक्ति शामिल नहीं है, दोनों ही ठीक लग रहे हैं, और स्पष्टीकरण भी है। सही उत्तर हो जाएगा ए। तो हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है, कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान था, ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद ये बोल रहा है, अनुसूचित जाति जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया गया, गलत, ये 89 का अधिनियम है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, ये ठीक है। सही उत्तर 1 और 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो इस सवाल का सही उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि सवाल देख सकें आप। सवाल है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान संसदीय शासन प्रणाली प्रदान करता है, सही है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल को प्रदान करना है। अब बोल सकते हैं मंत्रिमंडल की सदस्यता निचले सदन तक सीमित है, ये तो बिल्कुल गलत है। हमको इसमें कौन सा सही नहीं है बताना है, गलत बताना है, तो सी हमको हमारा उत्तर मिल गया है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए, ये भी सही है। हमारे इस सवाल का सही उत्तर है सी। सरकारी विधेयक का अर्थ है ऐसा विधेयक, चलिए ऑप्शन पर विचार करते हैं। लोकसभा में पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जी नहीं, ये सही नहीं है। सरकारी विधेयक लोकसभा में पक्ष के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विधेयक नहीं है। संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री नहीं है, ये भी गलत है। लोकसभा में मंत्री, ये ठीक लग रहा है, परंतु इसके नीचे लिखा है संसद के किसी भी सदन में मंत्री, तो ज्यादा सही डी है हमारा। हालांकि सी भी सही है, परंतु सही में ज्यादा सही का चुनाव किया जाए तो डी हमको ज्यादा सही दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। जब कोई साधारण विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे दोनों सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो साधारण विधेयक है, साधारण बहुमत चाहिए, तो दोनों सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से इसको पारित होना चाहिए। सही उत्तर हमको दिखाई दे रहा है ए। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, संसद के किसी भी सदन में विधेयक का प्रथम वाचन निम्न से संबंधित है। सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव, बिल्कुल सही, ए इसका सही उत्तर है। जो बोल रहा है सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव, आपका पहला वाचन होता है। दूसरा, विधेयक पर सामान्य चर्चा जिसमें विधेयक के अंतर्निहित सिद्धांतों पर ही चर्चा की जाती है, जी नहीं, ये सेकंड रीडिंग में चला गया। विधेयक पर सामान्य चर्चा जिसमें विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाती है, नहीं, विधेयक का केवल उद्देश्य बताया जाता है, पहले विस्तार से चर्चा नहीं होती। वैसे ही जब विधेयक को सदन की चयन समिति द्वारा दोनों सदनों को संयुक्त सदन भेजा जाता है, ये भी नहीं है। सही उत्तर हमारा ए दिखाई दे रहा है साफ साफ।
तो हम ए को सही उत्तर मानकर चलेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उसकी सलाह पर किए गए आधिकारिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उनकी सलाह पर किए गए आधिकारिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मंत्रियों पर आम नागरिक की तरह सामान्य अदालतों में अपराधों के साथ साथ अपकृत्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। जी हाँ, मंत्रियों पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है अगर वो कोई अपराध करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2B। अगला है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है? राज्य की सीमाओं को गठन के लिए विधेयक बिल्कुल चाहिए, धन विधेयक चाहिए, भारत की संचित निधि से व्यय करने वाला विधेयक चाहिए, पूर्व अनुमति। कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक में नहीं चाहिए। अच्छा, कराधान को प्रभावित करने वाला विधेयक भी धन विधेयक हो जाएगा भाई, इसमें भी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 सब में चाहिए, डी इसका सही उत्तर है। सारे विधेयक या तो धन विधेयक हैं या राज्य की सीमाओं वाले विधेयक है ना, तो सही उत्तर है इसका डी। अगला सवाल है, यद्यपि राज्यसभा और लोकसभा संसद के अभिन्न अंग हैं, लेकिन कुछ विषयों पर उनके पास असमान शक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला इन दोनों सदनों के बीच शक्तियों के अंतर को दर्शाता है? यहाँ पर बोल रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में क्या अंतर है। तो अविश्वास प्रस्ताव, बिल्कुल राज्यसभा लोकसभा की शक्तियों में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अंतर है। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में आ सकता है। अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति, यहां पर भी लोकसभा आगे है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग दोनों सदनों में लगाया जा सकता है ना, तो ये अंतर नहीं दर्शाता। 4 जो है अंतर नहीं है। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण, बिल्कुल अंतर है। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण केवल राज्यसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। अच्छा, एक और 4 को हमने ले लिया, इसमें 4 कुछ और है ना, 4 को पढ़ना हम भूल गए। एक सही है, अनुदान की मांग वाला सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाला गलत है। 4 बोल रहा है राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर राष्ट्रीय हित पर कानून बनाना, ये भी केवल कौन कर सकता है? तो राज्यसभा कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण राज्यसभा कर सकती है। सही उत्तर है 1, 2, 4, 5। कहाँ है? 1, 2, 4, 5 सी है। सही उत्तर हो जाएगा सी। ध्यान से देखिए सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में वोट देने का अधिकार है? बताइए भाई, किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में वोट देने का अधिकार है? संसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, बोल रहा है ना, संसद का निचला सदन यानी कि लोकसभा। लोकसभा का ऐसा सदस्य जो निर्वाचित है, क्या वो दोनों सदन में मतदान कर सकता है? संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य क्या दोनों सदन में मतदान कर सकते हैं? राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा है, राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य की बात करता है। तो बोल रहा है संसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। देखिए, अगर वो राज्यसभा में मतदान कर रहा है, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान कर रहा है, तो राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं से चुने जाते हैं। तो राज्य विधानसभा का सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए तो मतदान करेगा ही, और एक मतदाता के रूप में लोकसभा के लिए भी मतदान करेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के निचले सदन का जो सदस्य होगा 4, वो दोनों में मतदान करेगा। सही उत्तर है 4। ध्यान से देखिए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसका उत्तर है केवल 4। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता? नहीं, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो सही ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी ठीक नहीं है, 1 साल है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, गलत है। सही उत्तर हमारा सी है इस सवाल का। अगले सवाल पर चलता हूं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बोल रहा है। देखिए ध्यान से कथनों को पढ़िए। कौन सा कथन सही है? केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में नहीं। वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करें तो ठीक लगता है, परंतु लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था।
तो उस दृष्टिकोण से हम इसको अभी सही नहीं मानेंगे। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संवैधानिक प्रावधान है, नहीं है, लोकसभा में है। नामित सदस्यों को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सी सही है। नामित सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, जी नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव के हिसाब से सही नहीं है। सही उत्तर हमको हमारा मिल गया है, सही उत्तर है सी इस सवाल का। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव के लिए यह बताना जरूरी है कि वह किस आधार पर बनाया गया है। तो आधार बताना जरूरी है क्या अविश्वास प्रस्ताव का? बिल्कुल नहीं, कोई आधार बताना जरूरी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का, ये गलत है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के मामले में नियम में स्वीकार्यता की कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है। लोकसभा प्रस्ताव को स्वीकृत होने के बाद उसे अनुमति दिए जाने के लिए 10 दिन के भीतर उठाना जरूरी होता है, ये सी सही है भैया हमारा। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। अच्छा, बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं वाला तो हमको मिल गया है भाई, सही नहीं वाला ए है कि आपको इसका आधार बताने की जरूरत नहीं है, ए हमारा सही उत्तर है इस सवाल का। ए को ध्यान से देखिए, सवाल को ध्यान से पढ़िए, सही उत्तर है ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। जैसा कि सवाल बोल रहा है, केवल राज्यसभा के पास यह घोषित करने की शक्ति है कि वह संसद द्वारा राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाना राष्ट्रीय हित में होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, राज्यसभा के पास ही ये शक्ति है, मालूम है आपको, बिल्कुल सही है। 249 आर्टिकल पढ़िएगा थोड़ा जाकर। आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जा सकते हैं, बिल्कुल गलत। आपातकाल दोनों में पारित होगा ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो केवल एक सही है, सही उत्तर एक दिखाई दे रहा है हमको, ए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? उत्तर साफ साफ दिखाई दे रहा है, संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका सही उत्तर है डी, संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान से देखिए सवाल को, साधारण विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक की बात कर रहा है, वित्त विधेयक, ऐसे सारे विधेयक। जो साधारण विधेयक की बात करेंगे तो साधारण विधेयक के लिए तो विशेष बहुमत की आवश्यकता है ही नहीं ना, विशेष बहुमत की बात कर रहा है। धन विधेयक के लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, वित्त विधेयक के लिए भी विशेष बहुमत आपका संविधान संशोधन विधेयक में चाहिए और दोनों सदनों में चाहिए। अगला सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कीजिए भाई विचार, क्या कथन है? केवल मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त करने वाला प्रस्ताव ही स्वीकार किया जाता है और किसी भी एक मंत्री में अविश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव अनुचित माना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप एक मंत्री के विरुद्ध भी प्रस्ताव ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव को आधार बताने की आवश्यकता होती है, जी नहीं, आधार नहीं चाहिए। कोई भी अविश्वास प्रस्ताव एक बार पेश किए जाने के बाद वापिस नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है, ये सही लग रहा है भाई, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पर विचार नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोल रहा है ना, तो कौन सा सही नहीं है? हमारा 1, 2, 3 सही नहीं है और चौथा ठीक लग रहा है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार है बोल रहा है ना, यहाँ पर नहीं है अगर बोलता तो सही होता। तो ये भी हमारा गलत हो जा रहा है, यानी चारों स्टेटमेंट गलत हैं। सही उत्तर है डी, 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखिए सवाल को। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों में ऑटोमोटिव वोट रिकॉर्ड प्रणाली के तहत प्रत्येक सदस्य अपने लिए आवंटित सीट में अपना वोट डालता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरा बटन हाँ दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है, हरा बटन हाँ दर्शाता है। लाल बटन मतदान से परहेज दर्शाता है, जी नहीं, लाल बटन नहीं दिखाता है। काला बटन नहीं दर्शाता है, ये भी गलत है। जब लाल बटन नहीं दर्शाता है तो काला कहीं कैसे नहीं दर्शाएगा? तो ये ए इसका उत्तर है, हरा बटन हाँ दर्शाता है और लाल बटन नहीं दर्शाता है। सही उत्तर है केवल 1। अगला सवाल है हमारा,
संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव या संकल्पों के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बोल रहा है केवल सदन की राय व्यक्त करने वाला संकल्प बाध्यकारी नहीं है, बोल रहा है। तो आपको सही बताना है ना, तो केवल सदन की राय व्यक्त करने वाला संकल्प बाध्यकारी नहीं है, ये सही है भाई। दूसरा वाला बोल रहा है सदन द्वारा अपनी कार्यवाही से संबंधित मामलों पर अपनाए गए संकल्प बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है। तीसरा बोल रहा है यदि वैधानिक प्रभाव वाले संकल्प अपनाए जाते हैं तो सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, ये भी सही है। सही उत्तर है डी 1 और 3। ध्यान से देखिए सवाल, सही उत्तर है डी 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर हम बात कर रहे हैं। जब लोकसभा स्पष्ट रूप से निर्णायक रूप से यह निर्धारित कर ले कि सरकार को उसका समर्थन प्राप्त नहीं है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा द्वारा सरकार में संसदीय विश्वास को व्यक्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? संसदीय विश्वास को व्यक्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? नीति के किसी प्रमुख मुद्दे पर सरकार को हराना, अपना सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव पारित करना, कर सकते हैं। वित्तीय मुद्दे पर सरकार को हराना, कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव कर सकते हैं। सभी 4 इसका सही उत्तर है। सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां से हट जाता हूं तब आपको सवाल दिखाई देगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर इसकी आलोचना की जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? बोल रहा है राष्ट्रपति को निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य लेते हैं भाग, किंतु महाभियोग में उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। तो ये तो है भाई, सही बात है। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा, ये भी ठीक दिख रहा है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थान पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित कराने को असंभव बना सकते हैं, गलत है ये। हमारा उत्तर है सी। राष्ट्रपति, इसको ऊपर कर देता हूं। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि वह उस पर आरोप लगाए जाए और लोकसभा को भंग कर दें और जनता की संसद अभियोजन लगाने वाली होगी। अच्छा, राष्ट्रपति लोकसभा को अपने मन से भंग नहीं कर सकते, डी भी गलत है। 2 सही उत्तर हो जा रहे हैं भाई, इसके सी और डी दोनों सही है ना। तो देख लीजिए इसके 2 सही उत्तर है, दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो ये सवाल 2 सही उत्तर वाला है। सी इसका सही उत्तर हालांकि लिया गया है, पर डी भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी भी सही नहीं है। भारत सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही बोल रहा है। राज्यसभा स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से चुना गया था, ये प्रावधान पहले था, अब नहीं है। राज्यसभा को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अमेरिका में सीनेटर के कार्यकाल के समान होता है, सही नहीं है। 1 और 3 सही लग रहे हैं, यह हमारा सी सही उत्तर है, 1 और 3 वाला। उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। ध्यान से पढ़िए सवाल को, 1 और 3 सही उत्तर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद द्वारा राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। देखिए राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाया जा रहा है तो 249 की बात हो रही है ना। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव दोनों सदन में पारित करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही सदन में पारित होगा, राज्यसभा। तो ये ठीक नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। 2 तो ठीक लग रहा है, 1 वर्ष के प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाता है, तो इसमें केवल 2 सही है। बी आपका सही उत्तर होना चाहिए, केवल 2। तो इसका सही उत्तर है केवल 2, बी। अगला और अंतिम सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा में लंबित एक विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा भाई? जब राज्यसभा में लंबित है
और लोकसभा में आया ही नहीं है तो ये समाप्त नहीं होगा, ये गलत है। अगला बोल रहा है संसद में लंबित एक विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। इसमें 1 और 2 दोनों गलत हैं। आपका सही उत्तर है डी, 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसके साथ इन 30 सवालों पर हमारी चर्चा यहाँ खत्म होती है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम यूनियन के सवालों के ऊपर चर्चा करना है। यूनियन के पार्ट 2 पर हम अगले अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।